जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे और मैं चंदन कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने एक और नए ब्लॉग में। आज मैं आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूं कि वर्तमान में मैं अभी इस समय उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के ब्यास वैली में मैं गरब्यांग गांव के पास मैं अभी यहां पर उपस्थित हूं। बात अगर हम गरब्यांग गांव की करेंगे तो इसका इतिहास बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार, बहुत ही लंबा रहा है। और गरब्यांग गांव का मैं पूरा आपको विजिट कराऊंगा कि किस तरीके से लोग वहां पर रहते हैं। बात जानने की ये है गरब्यांग गांव के बारे में, क्योंकि ये ब्यास वैली का हिस्सा बताया जाता है कि क्योंकि ब्यास वैली में ही ये यहाँ पर अवस्थित है। ब्यास वैली मतलब कि पौराणिक काल में महर्षि वेद व्यास के द्वारा इस जगह को अपनी तपोभूमि के लिए चुना गया था। साथ ही साथ मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये जो ठीक आप मेरे पीछे ये जो आप रोड देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं, ये इस हिंदुस्तान को, इस भारत को, इस पूरे उत्तराखंड को लिपू लेक तक ले जाने का ये काम करता है। लिपू लेक एक ट्राई जंक्शन है, एक ऐसा दर्रा है जहाँ पे चीन, तिब्बत, नेपाल और भारत की सीमाएं वहाँ पर मिलती हैं। ठीक इसी रास्ते से लोग जो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी मान्यता है, हालांकि हिंदू धर्म के अलावा और भी कई धर्मों के लोग यहाँ पर इस चीज़ को उनकी आस्था है, यहाँ से आदि कैलाश पर्वत के रूट पे जाते हैं और साथ ही साथ ओम पर्वत का विजिट करने के लिए जाते हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे इस लिपू लेक रोड का तो निर्माण करा दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि तिब्बत से लेकर के भारत का ये जो मुख्य जो ये गांव हुआ करता था, जो गरब्यांग गांव आज भी है, इसके बारे में बताया जाता है कि ये गांव, ये पूरा क्षेत्र धीरे धीरे ज़मीन के अंदर समाता जा रहा है, खिसकता जा रहा है। स्लाइडिंग यहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़ोरों से है कि धीरे धीरे घर के घर, पूरे के पूरे गांव के गांव यहाँ पे स्लाइड होते हुए नीचे चले जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर भारत और नेपाल इस सीमा को बीच से बांटती है काली नदी। काली नदी जो कि इस क्षेत्र की बहुत ही ज़्यादा बहाव में, बहुत ही फ्लो में ये बहने वाली नदी है। आप ठीक मेरे दाहिने की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ नीचे से काली नदी यहाँ से बह रही है। अभी बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, धीरे धीरे बरसात शुरू हो गई है, उत्तराखंड में स्लाइडिंगें शुरू हो गई हैं, लेकिन आने वाले समय में ये पूरा का पूरा क्षेत्र हिमाच्छादित हो जाता है, पूरा बर्फ़ से ढक जाता है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आने जाने के लिए कोई सोर्स नहीं बचता है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, जिसको कि लिपू लेक तक ये सड़क जाती है, इससे पहले जब चाइना वार हुआ था, ये सोचने की बात है कि उस समय भारतीय सेना किस तरीके से वहाँ पे वो पहुँची होगी, क्योंकि मैं आपको वो रास्ता भी दिखाऊंगा जो उस दौर में पगडंडी हुआ करती थी। लोग खच्चरों से इस ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, यही व्यापार का मुख्य ट्रांसपोर्टेशन हो जाता था। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो पुराना रास्ता आज भी वहाँ पर है, हालांकि भले आवागमन उस पर कम हो गया है। तो बने रहिएगा, मैं आपको वहाँ पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वो रास्ता भी दिखाऊंगा जो इस लिपू लेक, इस रास्ते के बनने से पहले, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ठीक मेरे दाहिने और पीछे आपको एक पुराना सीमेंट का गेट टाइप का बना हुआ आपको दिख रहा होगा। वो रास्ता है जो इस रास्ते से पहले ये घूमता हुआ, आप देख सकते हैं कि स्लाइडिंग होने की वजह से ये रास्ते बार बार टूटते रहे हैं और बाद में भारत सरकार के द्वारा इस सड़क का यहाँ पर निर्माण कराया गया है और ठीक इसके नीचे से ही ये रास्ता आता है। साथ ही साथ इस पूरी व्यास वैली की इस खूबसूरती को आप देख सकते हैं कि ठीक दाहिने साइड में ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी आपको बर्फबारी भी दिखाई दे रही होगी। पता नहीं मुझे कैमरा उस चीज़ को कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और साथ ही साथ आप यहाँ देखिए दाहिने तरफ में, यहाँ पे आपको वो पुराना वो गेट, वो रास्ता आपको यहाँ पे वो दिख रहा होगा, जो कि स्लाइडिंग की वजह से वो रास्ता दब गया है। बाद में इस सड़क का यहाँ पर निर्माण हुआ है, जो कि सीधे ये रास्ता लिपू लेक तक जाता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो हमने आपको बताया था कि गरब्यांग के बारे में। गरब्यांग जो विलेज है, 1962 के इंडो चाइना वार से पहले इस जगह को मिनी यूरोप के नाम से जाना जाता था। मिनी यूरोप, आप सोच सकते हैं कि भारत की राजधानी, भारत के शहर से इतना दूर, बिल्कुल बॉर्डर क्षेत्र में, लगभग जो यहाँ का नज़दीकी शहर पड़ता है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ का ही जगह पड़ता है धारचूला, जो कि यहाँ से लगभग 62 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ से इस बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, जीरो लाइन पे ये जो गांव है, वो यहाँ के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से एक मिनी यूरोप
के नाम से जाने जाना वाला ये गांव आज किस समस्या से यहाँ पर जूझ रहा है, किस तरीके से अपने संस्कृति और अपने रहन सहन को बचाने के लिए लोग आज भी यहाँ पर रुके हुए हैं। बने रहिएगा, बहुत ही शानदार ये और जानकारी भरा ब्लॉग होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी का इस गरब्यांग गांव में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गांव के ठीक एक किनारे पर एक द्वार बनाया गया है और यहाँ से बताया जा रहा है कि आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। मैं इसके ऊपर से सारा आपको विजिट कराऊंगा। गांव में मैं थोड़ा सा नीचे से लेता हूँ क्योंकि नीचे से फिर वो व्यू नहीं आता है, तो ऊपर वाला व्यू मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में थोड़ा सा मैं अंदर तक दिखाता हूँ कि गेट के अंदर क्या है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तो बने रहिएगा। दोस्तों, गरब्यांग एक ऐसा गांव है जिसने कि इस भारत के, इस हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत सारा अपनी तरफ से योगदान दिया है। चाहे वो व्यवसाय रहा हो, चाहे वो शिक्षा रही हो, चाहे वो इस राष्ट्र की सेवा रही हो। इस गांव से आज के समय में बड़े बड़े उच्च पदों पर अधिकारी और साथ ही साथ नीचे प्लेन्स इलाके में व्यवसायी, बिजनेसमैन भी बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया है। आप सोच सकते हैं कि जिस समय देश गरीबी से गुजर रहा था, उस समय यहाँ पर लोग जो यहाँ पर वास करते थे, निवास करते थे, उनको, उनकी जगह को मिनी यूरोप या छोटा विलायत के नाम से इस जगह को जाना जाता था। और आज आप देख रहे हैं कि इस विलायत की हालात किस दौर से, किस तरीके से यहाँ पर गुजर रहा है। बहुत डिटेल में हम लोग आपको ये सारी चीज़ें बताने का, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि जो कोई भी यहाँ पर मिलता है उससे हम आपको अवगत जरूर कराएं कि कैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर घटित हुई हैं और किस तरीके से लोग यहाँ पर आज भी उन सारी चीज़ों को महसूस करते हैं। तो हमें मिली है यहीं पर एक बुजुर्ग, अम्मा की उम्र की हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखा और आज के क्या हालात हैं। तो बने रहिए। गांव जिसको कि मिनी यूरोप के नाम से जाना जाता था और आज के समय में, आज सन 2025 में, इसके बीच में इस गांव ने बहुत सारी त्रासदी झेली है। और ये एक जोन है जिसको कि बोला जाता है कि धीरे धीरे ये ज़मीन खिसक रही है और नीचे की तरफ बढ़ रही है। और इस गांव का हम लोग विजिट कर रहे थे। रास्ते में देखिए सुबह सुबह के समय में काम करते हुए अम्मा मिल गई हैं। ये थोड़ा हम लोगों को बताएंगी कि किस तरीके से यहाँ से, कैसे आप बता रही थी कि लोग अब नीचे भी रहते हैं, तो कैसे कैसे यहाँ पे हुआ। अम्मा थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। पहले अपना नाम बताइएगा और फिर इसके बारे में। हमारा नाम जना, हमारा घर वाले के नाम गोविंद। आगे तो ऐसा था कि ऐसे ही अच्छा था सबका मकान। अब तो ये धरती माटी ऐसा हो के सब नीचे गई, सबका ये मकान कितना लोग का था मकान भी नहीं है, बैठने के लिए जगह, कभी पूजा में आने सोच के तो मकान ही नहीं है। हमारा तो ये खाली मकान तो है और वैसे अंदर फूटा है। ये आपका उस जमाने का पुराना हाँ, मकान है? जमाना हमारा 3 पुरखा हो गया मकान है। अब सब वह क्या है, वह टूटा है। अंदर तो बाहर से तो अच्छी दिखती है। अभी ये आप- जगह कच्चा है के ऐसा हुआ। हमारे गरब्यांग गांव में इतना गांव था, इतना आदमी था, यह जगह ऐसा से सब नीचे है, सब नीचे है। अब यह गांव ऐसे है, अब पूजा में तो आना पड़ेगा, यह क्या करूं। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि ये गांव जैसा बताया जाता है कि एक समय में अपनी पूरी भव्यता पर था, अब धीरे धीरे ये स्लाइड होकर नीचे की तरफ खिसकने लगा। तो भारत सरकार के द्वारा इनको यहाँ से प्लेन में, जो कि सितारगंज में ना, सितारगंज में इनको वहाँ पे ज़मीन आवंटित की गई है, वहाँ पे घर बनाने के लिए। लेकिन लोग बीच बीच में यहाँ पे पहुँचते हैं, जैसे इनका सालाना कोई पूजा हो गया, यहाँ के लोकल जो इनके अपने स्थानीय कुल देवी देवता रहे हैं, उनकी पूजा में हमने आपको वो मंदिर भी विजिट कराया है, वो और भी दिखाएंगे। देवता को यहाँ पर हया के नाम से जाना जाता है। हया को देवता के नाम से आना ही पड़ता है। हाँ, तो देवता की जब यहाँ पे पूजा होती है तो कहीं भी आप रहें, आपको यहाँ पे आना पड़ता है। आना ही पड़ता है यहाँ देवता के नाम से। अब जहाँ बैठेगा री देवता, पुराना पितर के दिन के देवता है, यहाँ हमारा देवता के नाम से यहाँ पूजा करने के लिए आना ही पड़ेगा।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को अपने संस्कृति से, अपने कल्चर से, अपने रीति रिवाजों से कितना प्यार है कि इतना सब कुछ ना होने के बाद भी, सब कुछ खत्म होने के बाद भी लोग कहीं भी हो इस देश में वापस यहाँ पहुँचते हैं और अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को और अपने रहन सहन को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमा, हम लोग मिलेंगे इधर, अभी आगे जाते हैं, थोड़ा और गाँव को थोड़ा सा दिखा देंगे लोगों को कैसा है। हाँ बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये गरब्यांग गांव, जैसा कि अम्मा ने बताया कि लगभग 3 पीढ़ियां इस गांव में गुजर चुकी हैं, अब ये चौथी पीढ़ी है। ये इन घरों की बनावट, इन नक्काशी, इन दरवाजों पर की गई उस दौर की नक्काशी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना समृद्ध रहा होगा। साथ ही साथ एक व्यू हम आपको पूरे गांव का दिखाते हैं कि किस तरीके से इस गांव को पिछले इतने वर्षों में जो क्षति का शिकार होना पड़ा है, आज भी लोग घरों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जब उनका यहाँ पर आगमन होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस दौर की बनी हुई ये पटाल बोलते हैं, जो इसके ऊपर, छत के ऊपर जो लगाई गई है। थोड़ा हम एक फ्रंट व्यू भी लेते हैं क्योंकि गांव बहुत ही बड़ा है, नीचे से देखने में पता नहीं चलता है कि गांव की टोटल क्षेत्रफल कितना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग घरों से पलायन कर चुके हैं। अब घरों की वो स्थिति नहीं रही, सिर्फ ये दरवाजे जो आज भी अपने आप को बताने के लिए यहाँ पर हैं कि जैसे तुम छोड़ के गए थे हम यही हैं। शायद ये दरवाजे ही उनको फिर से अपनी ओर मुंह मोड़ लेने के लिए मजबूर करते हैं और लोग किसी न किसी माध्यम से यहाँ पहुँचते जरूर हैं, एक बार अपने घर को देखने के लिए, अपने गांव को देखने के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर होने वाले व्यापार में अपना योगदान देने के लिए। तो दोस्तों आपको हम मिलवाते हैं एक और बुजुर्ग से जिनके आंखों के सामने ये सारी घटनाएं यहाँ पर घटित हुई हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी वर्तमान में मैं इस गांव के, आप बोल सकते हैं कि वो लोग हैं पुराने बुजुर्ग जिन्होंने, जो कि इस पूरे जो कुछ भी इस गरब्यांग गांव में हुआ उसके चश्मदीद गवाह रहे हैं। तो सर हैं, सर आप थोड़ा अपना नाम और उसके साथ ये सारी चीज़ थोड़ा बताने का प्रयास करें। और मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। मैं 70 या 51 का पैदाइश और 72 में मैं ITP में भर्ती हुआ, 74 में वॉलंटियर रिटायरमेंट। हमारे ज़माने में सब ऐसा था कि इस गांव का पूरा लेवल में नदी से ऊपर तक पूरा मैदान था। ओके, ये नदी इसके ऊपर से मतलब निकलती थी? नहीं, नदी के नीचे तक, अच्छा, ऊपर नहीं आने के ऊपर तक सही से मैदान था, जिसके कि बस जो भी होता था यहाँ, और गांव के अपेक्षा यहाँ के जनसंख्या भी अधिक थे और होशियार लोग भी थे फिर उस जमाने के बुजुर्ग लोग। तो कहीं उनका गांव में केस हो गया, उनका निपटारा नहीं हो पाया, तो कहते थे हम लोग गरब्यांग गांव में जाके फैसला करेंगे, ऐसे थे। तो दोस्तों जैसा कि सर बता रहे हैं कि ये इस पूरे इलाके में, पूरी ब्यास वैली में गरब्यांग गांव जो है अपना हर चीज़ में, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बुद्धिमत्ता हो, इसमें अपना एक अलग पहचान रखता था। और इस पूरे इलाके में अगर किसी का कोई ज़मीनी विवाद हो या किसी प्रकार का कोई सामाजिक विवाद हो, कोई लेन देन का विवाद हो, तो लोग सुलझाने के लिए होता था कि गरब्यांग चलो, वहीं पर इसका समाधान मिलेगा। वो भी जाता था। हाँ। और उसके बाद 65 में दरार पड़ने से ये रेखा जो गया है ना पूरा 65 का है, बस उसके बाद दरार पर दरार करते गया, लोगों ने ज़मीन छोड़ दिया। बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी बहुगुणा जी थे, उन्होंने हमको 5 एकड़ देने के लिए करार किया था जी। 5 एकड़ तो नहीं मिला, लेकिन सितारका में 1 एकड़ मिला और थी मकान बनाने के लिए थोड़ा सा 30-31 फीट ज़मीन मिला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि सर बता रहे हैं कि यहाँ की सरकार के द्वारा यहाँ के लोगों को ये वादा किया गया था कि जो आपका यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए आपको प्लेन में, सितारगंज में आपको जगह दी जाएगी। वादा ये था कि 5 एकड़ की ज़मीन प्रत्येक घर वाले को दी जाएगी, लेकिन जैसा कि सर बता रहे हैं कि 1-1 एकड़ का शायद वहाँ पर दिया गया है और घर बनाने के लिए जो ज़मीन पहले थी कि थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, वो 30 बाई 30 मतलब तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट या इस तरीके से वो वहाँ पर बनाई गई है। सर एक चीज़ हम लोगों ने, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे थे, लोगों से जान रहे थे, तो एक चीज़ यहाँ बताया कि कोई यहाँ पे एक ऐसे भी व्यापार करने वाले थे जिन्होंने कि अपने व्यापार के लिए जहाज खरीदने के लिए बोला कि कलकत्ता तक गए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कलकत्ता तक तो जाते थे हमारे पिताजी लोग जी। वहाँ पर ये मुड़ी होता है ना, हाँ, झाल मुड़ी, मुड़ी हाँ, जो चावल वाला, नहीं, गले में लगाने वाला, नग में लगाते हैं अंगूठी में, वो खरीदने जाते थे।
ठीक ठीक। लेकिन जहाज करने की तो औकात कुछ भी कहे हो नहीं सकता है। हाँ। थे आदमी पैसे वाले, लेकिन जहाज का कहानी है, कहानी मतलब कहावत है है। कि कहावत है मैंने कि मैंने हाँक दिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर दूंगा तो कर नहीं बिल्कुल, पाऊंगा, ये बिल्कुल। हाँकना हुआ, सही बात। अतिशयोक्ति बस वही हुआ। और क्या होता है, लोगों ने किया अच्छा कहता। चाहे चाइना व्यापार जाते थे जी जी 72 तक, 62 तक। 62 तक। हाँ। हाँ, 62 के बाद उन्होंने कहा भाई आप जाइए वापस, वो बार के साथ ही ये ट्रेड जो रूट सब बंद खत्म हुआ खत्म। और सारी चीजें खत्म हो गई। उस समय उसको पता था कि मिनी यूरोप के नाम से इसको जाना जाता था। हाँ, कहते तो है, लेकिन पता नहीं, क्या था? छोटा विलायत के नाम से जानते थे। छोटा विलायत, हाँ वही मिनी यूरोप। हाँ, छोटा विलायत। हाँ। लेकिन क्या करा, विलायत विलायत ही नहीं रहा, गांव कट गया पूरा, पलायन ही होने लगा पलायन यहाँ से। हो गया, सब चले गया, फिर आते कहाँ हैं। आजकल थोड़ा सा लोगों वो है, क्या कहते हैं, पूजा पाठ, बेरोजगार है। बेरोजगारी। तो अब यहाँ ये DGR में रोड की वजह से थोड़ा सा काम मिल रहा, तो इसमें आ रहे हैं। इस वजह से तो आदमी आते ही, तो आएंगे अब ये जुलाई अगस्त में लगभग आएंगे पूजा के लिए, जी। और कुछ नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका कि आपने इतना समय दिया मैंने हमें। बता दिया, मेरे बिल्कुल को बिल्कुल। इसका कोई आइडिया इतना नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो आपका हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक ये जो पूरा ये जो प्लेन इलाका दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से बिल्कुल समतल हुआ करता था उस आगे तक। और ये आप देखिए, ये इलाका यहाँ तक समतल है और यहाँ से ये पूरा गांव हुआ करता था। और आप देख सकते हैं पूरा स्लाइड होकर के ये पूरा नीचे की तरफ खिसकता गया और आज आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये नदी के किनारे के साथ ये लग चुका है। जबकि ये पूरा का पूरा एक मैदानी क्षेत्र हुआ करता था। लोगों के पास यहाँ अपने खाने पीने की सारी चीज़ें, खुद की खेती, खुद का पर्यावरण, खुद के ऊपर आत्मनिर्भरता इस पूरे बॉर्डर इलाके में होने के बाद भी ये लोग अपने ऊपर निर्भर हुआ करते थे। और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गांव, वो पुराना गांव और ये पूरा इलाका ही यहाँ से बिल्कुल गायब हो चुका है। दौर में 1965 में बताया जा रहा है कि ये स्लाइड हो चुका था और आज के समय में आप देख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा यहाँ पर सड़क का निर्माण कराया जा चुका है और धीरे धीरे अब यहाँ के लोगों को रोजगार के नाम पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये आदि कैलाश मानसरोवर की यात्रा का ये मुख्य मार्ग है। अब लोग धीरे धीरे यहाँ पर अपना बिजनेस, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट वगैरह इस्टेब्लिश करने लगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी, ये सारा ब्लॉग आपको बेहतरीन लगा होगा। दौर हमेशा बदलता रहता है, समय, हालात, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और एक समय था कि ये पूरा क्षेत्र स्लाइडिंग का शिकार हुआ। लोग यहाँ से विस्थापित हुए, नीचे की ओर गए। आज भी लोग जिनको अपने यहाँ से आस्था, विश्वास, अपनी संस्कृति और कल्चर से जुड़े रहना है, वो लोग आज भी यहाँ पर पहुँचते हैं। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जब से इस सड़क का निर्माण हुआ है, जो कि यहाँ से लिपुलेख के लिए जाती है, और भारत देश में यहाँ की जो सबसे बड़ी यात्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा, आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा, इसका ये मुख्य मार्ग है। साथ ही साथ सेना के लिए बहुत उपयोगी ये मार्ग है, क्योंकि जैसा कि इंडो चाइना वार के बाद ये से परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, तो फिर से देश अपने आप को हमेशा के लिए तैयार रखने के लिए इसी सड़क का उसने निर्माण किया है। और आज के समय में अब लोगों को धीरे धीरे रोजगार मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे ही मानसरोवर यात्रा या इस क्षेत्र में लोग पर्यटक बन के आते हैं, तो यहाँ पे रिजॉर्ट, होटल वगैरह यहाँ पे हैं, जो यहाँ के लोगों को रोज़गार देते हैं। साथ ही साथ आने वाले लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। लोग यहाँ से हमारे देश से घूमने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। लोग कश्मीर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, लेकिन आप जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो आप कश्मीर को भूल जाते हैं। यहाँ पे जो सुकून है, जो शांति है, जो अध्यात्म है, आप ज़रूर यहाँ पर पहुँचिए, विजिट करिए, अपने आप को आध्यात्मिक सुख दीजिए और यहाँ के लोगों को भी आप सुख देने का काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा ब्लॉग आपको बेहतरीन लगा होगा। मिलेंगे फिर से एक और नए ब्लॉग में, एक और नई यात्रा में, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।